तो हेलो दोस्तों, आज क्या है खास। आज खास ये है कि आज केमिस्ट्री का पेपर हुआ है, क्लास 12th। तो देखते हैं हम लोग। आज हमारे पास सेट है 347 KF। इस सेट को जिसके पास होगा, देखिएगा सेट बहुत आसान था ये वाला सेट। और कोई भी सेट कठिन रहा हो, लेकिन ये वाला थोड़ा आसान नहीं था। जिसने पढ़ा होगा उसके लिए, जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए तो कठिन ही होगा। और हमें थोड़ा कमेंट करके आप भी बताएं कि आपका पेपर कोड क्या था। हम भी थोड़ा देखें आपका पेपर कैसा था, और हमें भी थोड़ा दिलचस्पी है आपके पेपर को देखने के लिए। हम भी थोड़ा पेपर करेंगे, आपको देखेंगे कैसा है कैसा नहीं है। ये जो पेपर है 347 KF वाला सेट है। आप अपने सेट से मिलाइएगा, देखिएगा कैसा है और कितना आसान है। ये सब तो सब कोई जानता है, इसको कोई बताने की जरूरत नहीं है। आइए इसको सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसकी जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक है। किसका जलीय क्वथनांक सर्वाधिक है, इसको सबसे पहले निकालेंगे। देखिए क्वथनांक सर्वाधिक होने के लिए सबसे पहले वान ठप गुणांक निकाला जाता है। क्वथनांक डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है केबी गुणे मोललता। क्या होता है? मोललता। हमें इससे ना कोई मतलब है ना इससे मतलब है, हमें चाहिए वान ठप गुणांक। इसमें लगाएंगे वान ठप गुणांक आई केबी गुणे मोललता। ठीक है, यहाँ पे जो आई है इन सब का कोई मतलब नहीं है। हम लोग निकालेंगे वाई। क्या दिया है? सबसे पहले ग्लूकोज दिया है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ये कभी टूटेगा नहीं ग्लूकोज, इसलिए इसको छोड़ दिया जाएगा। इसका वन ठप गुणांक निकलेगा ही नहीं, जब टूटेगा ही नहीं तो निकलेगा कैसे। NaCl सब में 1% दिया है, सभी में 1-1% दिया है, तो 1% को देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्या है? NaCl को पहले देखेंगे। NaCl हमारा टूट जाएगा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। Na टूटेगा प्लस में और Cl टूटेगा माइनस में। ठीक है, कितने उत्पाद बने टूटने के बाद? वियोजन के बाद 2 उत्पाद बने, एक ये इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इससे भाग देंगे, ये कितना है? 1 है, इससे भाग देंगे तो वन ठप गुणांक अपना क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका वन ठप गुणांक 2 आया। इसका निकालेंगे कैल्शियम क्लोराइड का। जब कैल्शियम क्लोराइड को तोड़ेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी, कैल्शियम प्लस में टूटेगा। यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो 2 Cl माइनस में टूटेगा। ठीक है, यहाँ पे इसका निकालेंगे, ये एक यहाँ पे ये 2। ठीक है, 2 क्लोरीन, ये 1 था, ये 1। इसको जोड़ेंगे, क्या निकलेगा? 3 निकलेगा। इससे भाग लगाएंगे 1, तो वन ठप गुणांक क्या निकलेगा? 3 निकलेगा। ये क्या है? सुक्रोज है। सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? C12H22O11। ये भी नहीं टूटेगा ग्लूकोज की तरह, ये भी नहीं टूटेगा, तो इसका वन ठप गुणांक नहीं निकलेगा। ठीक है, तो बचे 2। पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन कट हो जाएंगे, इसमें से पहला और दूसरा उसी तरह कट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई लगाया है लेकिन गलत लगाया है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। पहला और दूसरा कट हो जाएंगे। इसमें देखेंगे वन ठप गुणांक किसका ज़्यादा है? NaCl का 2, कैल्शियम क्लोराइड का 3 है। तो वन ठप गुणांक जिसका ज़्यादा होगा क्वथनांक उसका ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा? 3 KB गुणे मोललता। क्या हो जाएगा? 3 KB गुणे मोललता। ठीक है, यहाँ पे वन ठप गुणांक इसका ज़्यादा हो जाएगा, इसका कैल्शियम क्लोराइड का। तो क्या हो जाएगा? सर्वाधिक क्वथनांक किसका हो जाएगा? इसका। ऑप्शन नंबर C इसका सही है। निम्नलिखित में से रंगीन आयन कौन है? रंगीन आयन के लिए आपको सबसे पहले परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, तभी आप चेक कर पाएंगे। कॉपर का हमारा होता है 29। कितना होता है? 29 होता है। ठीक है, 29 39, हाँ 29 होता है कॉपर का। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, यहाँ पे लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 4s2 आएगा, और 3D कितना आ जाएगा? 9 आएगा, 9 आएगा। ठीक है, क्या दिया है? कॉपर 1+। क्या है? कॉपर 1+। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, पहले वाले कक्षक में से एक निकालेंगे, क्या बचेगा? इसमें 1 बचेगा, इसमें क्या बचेगा? 9 बचेगा। इसके अंतिम डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन देखेंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, एक इसमें 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। रंगहीन आयन के लिए आपको क्या चाहिए? D0 चाहिए और D10 चाहिए। अगर ये दोनों रहेंगे तो रंगहीन होगा। अगर इसके अलावा कोई भी आ जाए, D1 D2 3 4 5 कुछ भी आ जाए तो वो रंगीन होगा। सबसे पहला ये ऑप्शन सही है, रंगहीन यही होगा। बाकी को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे ही आप सबका चेक कर सकते हैं। जैसे कॉपर 2 का है, कॉपर यहाँ पे कॉपर 2+ भी है, उसको भी देख सकते हैं। क्या आ जाएगा? यहाँ से यहाँ पे निकालेंगे, इसका 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, 4s 0 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा? 3D 9 आ जाएगा। इसका अंतिम कक्षक में देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ पे 4 डब्बा 5 बनाएंगे, भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक बच जाएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो रंगीन नहीं होगा, वो रंगीन होगा। यहाँ पे देखिए इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है।
क्या पूछा है ऑप्शन नंबर, ये जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें पूछा है ऑक्सीकरण संख्या। ये तो कोई छोटा सा भी बच्चा बता देगा। ठीक है, क्या है यहाँ पर, कॉपर और साइनाइड है। क्या है, कॉपर साइनाइड, CuCN4 और यहाँ पे ऊपर 3 माइनस है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इसको कैसे निकालेंगे, साइनाइड पे -1 होता है, कितना होता है -1, इसका निकालना है, इसको यक्स मानेंगे, इस पे -1 होता है, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो -4 हो जाएगा। यहाँ पे जो संकुल क्षेत्र के ऊपर लिखा रहता है उसको बराबर की तरफ चिन्ह सहित लिखते हैं। ठीक है, x - 4 बराबर -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको उधर लेके जाएंगे तो मान कितना आ जाएगा, x का मान 1 आ जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या इसकी 1 होगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, रोजनमुंड अपचयन द्वारा प्राप्त होता है। आपने अगर हमारी केमिस्ट्री वाली जो नेमिक रिएक्शन देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा रोजनमुंड अपचयन में क्या होता है। यहाँ पे क्या होता है, बेंजोइल क्लोराइड जो होता है COCl2 वो H2 से क्रिया करता है, किसकी उपस्थिति में, लेड बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, बेंजल डिहाइड बनाएगा। क्या बनाएगा, बेंजल डिहाइड CHO, और क्या बनाएगा HCl। तो क्या बना, कुल मिला जुला के एल्डिहाइड बना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, इसमें एल्डिहाइड बनता है। यहाँ पे बेंजल डिहाइड बना है, उसको एल्डिहाइड ही समझेंगे, एल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये जो है C4H11N, क्या है, 4 कार्बन बनाएंगे, 3 और 4, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 3 2 5, 5 2 7 और यहाँ पे 7 2 9, यहाँ पे N जोड़ेंगे 1, कितने बचे हैं, 2 हाइड्रोजन और बचे हैं, तो यहाँ पे इसको NH2 कर देंगे। क्या पूछा है हमारे क्वेश्चन में, कितने प्राथमिक एमीन संभव है। प्राथमिक एमीन का मतलब NH2 से एक ही R जुड़ा होना चाहिए। R का मतलब C वाला समूह एक ही जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक संभव है, एक तो हमें वैसे ही दिख रहा है, लेकिन और भी संभव है। अगर इसको उठाकर इन दोनों को उठा के इस पे लगा दिया जाए, यहाँ पे मान लीजिए ये दोनों हट गए हैं यहाँ से, और इनको उठा के यहीं पे लगा दिया जाए, तभी भी ये प्राथमिक एमीन ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। बस इसका संरचना सूत्र बदलेगा, IPC नाम बदल जाएगा, लेकिन रहेगा ही प्राथमिक एमीन, यही रहेगा। तो इसके कितने बनेंगे, एक पहला वाला था, एक दूसरा जो बदला है, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहल होते हैं, ग्लूकोज की संरचना कैसी होती है, सबसे पहले ये देखेंगे, CHO 2 कार्बन, 3 4 5 और ये 6। यहाँ पे छठवां वाला पे क्या होता है, CH2OH होता है, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, तीसरा वाला पे बदल जाता है, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H। यहाँ पे एल्कोहल क्या पूछा है, कितने प्राथमिक एल्कोहल समूह हैं। एल्कोहल समूह एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, लेकिन ये सब क्या है, ये सब द्वितीयक समूह है। क्या है, सेकेंडरी वाले हैं, ये सब सेकेंडरी वाले हैं। प्राथमिक समूह पूछा है हमसे, तो ये वाला प्राथमिक समूह है। क्या है, प्राथमिक एल्कोहल का प्राथमिक समूह कितना है, हमारे पास 1 है। अगर वही द्वितीयक पूछ देता तो हमारे पास 4 द्वितीयक समूह होते हैं एल्कोहल के। यहाँ पे एल्कोहल का प्राथमिक समूह 1 है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगली सवाल है, देखिए ये क्वेश्चन है, तो आपको क्वेश्चन ही सिर्फ कराए जाएंगे, परिभाषा और भाषा नहीं बताई जाएंगी आपको यहाँ पर। आप बस पेपर देखिए और आपका पेपर सेट होगा तो आप हमारे से मिलाइए कितना आपका सही है, कितना आपका गलत है। ठीक है, यहाँ पे सवाल क्या दिया है, सवाल दिया है 5.85 ग्राम सोडियम। मैंने माना कि सोडियम क्या है, सोडियम जो क्लोराइड है वो क्या है, विलेय है। क्या है, विलेय। ठीक है, ये क्या है, मैंने इसको माना ए, और जो जल है वो क्या है, विलायक है। मैं NCERT के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, NCERT में कुछ अलग सूत्र लिखा रहेगा, तो इस सूत्र पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, कोई काटेगा नहीं। अगर आप बहुत PhD कर लिए होंगे तभी आप इसको सूत्र को काटेंगे। ठीक है, क्या है, 200 ml क्या है, जल है। यहाँ पे क्या है, H2O जो है उसको मैंने बी माना है। ये विलेय है, ये विलायक है। क्या है, विलायक है। सूत्र इसका क्या हो जाएगा, क्या पूछा है हमसे, मोलरता पूछा है। मोलरता को किससे दिखाते हैं, कैपिटल M से दिखाते हैं। ठीक है, WA गुणे 1000 बटा MA गुणा V, आयतन लीटर में, किसमें, ML में, ML में इसका आयतन होगा। यहाँ पे NCERT से मिलाएंगे तो सूत्र कुछ और मिलेगा, लेकिन इसको कोई काटेगा नहीं क्योंकि हमने विलेय को A माना है, विलायक को B माना है। ठीक है, अगर आप PhD बहुत बार किए होंगे तभी इस सूत्र को काटेंगे। ठीक है ना, वरना ऐसे कोई काटेगा नहीं। क्या है, NaCl। क्या हमारे पास WA क्या है, यहाँ पे दिया है 5.85 ग्राम। कितना दिया है, 5.85 ग्राम। हमारा MA क्या हो जाएगा, NaCl के अणुओं को जोड़ेंगे, कितना है, 23 है, 23 और कितना है, 35.5। इसको जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 58.8 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास MA क्या आ जाएगा, 58.5। ठीक है,
और यहाँ पे आयतन हमारे पास कितना है 200 ml है। इस सूत्र पे इसको रखेंगे तो हमारे पास मोललता आएगी क्या, W का मान रखेंगे 5.85 गुणे 1000 बटा M में क्या है 58.5 गुणा 200 ml। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, इस 10 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 58.5 हो जाएगा। और नीचे क्या बचेगा 58.5 गुणा 2 बचेगा, इससे इसको काटेंगे 1/2 हो जाएगा। मान कितना आएगा 0.5। मात्रा क्या होगा मोल पर लीटर। मोल पर लीटर नहीं आ रहा है तो मोलर लिखिए, सीधे सीधे मोलर लिखेंगे। मोलर मोलर जो है मोललता का होता है, इसका मोलर। अगर ये भी नहीं आता है तो बड़ा यम बना के आ जाएंगे, तभी ये मात्रक इसका सही माना जाएगा। तीनों में से कोई मात्रक सही है, कोई भी लिखें, ठीक है। Mn3+ आयन इसकी अपेक्षा क्यों अधिक अस्थायी होता है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। मैग्नीज का कितना होता है परमाणु क्रमांक 25 होता है, ठीक है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 4s पे 2 आएगा और 3d पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना पूछा है 3+ और 2 माइनस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3+ और 2 माइनस मैग्नीज का पूछा, ठीक है। तो देखिए हम दिखा रहे हैं +3, यहाँ पे इसको जब 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसमें सबसे पहले यस वाले में से निकालेंगे, यस में 0 हो जाएगा। इसमें से निकालेंगे तो इसमें से 1 निकालेंगे, कितना हो जाएगा 4। 3 इलेक्ट्रॉन निकाला गया, 2 इसमें से 1 इसमें, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। और जब मैग्नीज 2+ पे देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से बस इसमें से ही निकलेगा कि इसमें से निकल जाएगा, इसमें से वैसे ही पड़ा रहेगा पाँचों के पाँचों। अब यहाँ पे देखेंगे अस्थायी कक्षक कौन कौन से होते हैं। अगर आपके पास D0 है, D5 है, अगर D10 है, ये सब क्या होते हैं अस्थाई होते हैं। क्या होते हैं अस्थाई। अगर इनके अलावा कुछ भी है तो अस्थाई माना जाता है। F श्रेणी में देखेंगे F0 पे, F7 पे, F14 पे अस्थाई होते हैं। इनके अलावा कोई भी रहेगा तो सब क्या होंगे अस्थाई होंगे, अस्थाई होंगे। इसमें देखिए इसको क्या चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। इसको अस्थाई होने के लिए D5 होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। और ये जो पहले से अस्थाई है तो क्वेश्चन में क्या पूछा है मैग्नीज 3+ आयन की अपेक्षा मैग्नीज 2+ आयन अस्थाई होते हैं, क्यों अधिक अस्थाई होते हैं। देखिए मैग्नीज 2+ पहले से ही अस्थाई है, इसका 5 है, और लेकिन इसको अस्थाई होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तो पहले से अस्थाई है इसलिए ये अधिक होगा, और ये इलेक्ट्रॉन लेकर अस्थाई होगा इसलिए ये कम अस्थाई होगा। आपको पेपर में ऐसे ही लिखना था, इसको दिखाना था आपको कैसे अस्थाई होगा और क्यों होगा। क्यों के लिए आपको इसको दिखाना पड़ेगा क्यों होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्येक के 2 उदाहरण देते हुए द्विक लवण तथा संकुल लवण में अंतर बताइए। तो आपने परिभाषा पढ़ा होगा, द्विक लवण में जल की आवश्यकता एकदम नेसेसरी है कि जल उसमें होना आवश्यक है, ठीक है। तो एक उदाहरण हम बता दे रहे हैं, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2O। ये किसका सूत्र है हमें कमेंट करके बताएं। हम आपको वीडियो क्लास में बताएंगे, लेकिन आप फिर भी कमेंट करिएगा हमें किसका सूत्र है। अगर हमने बताना भूल गए तो आप इसको कमेंट करके हमें बताइएगा किसका सूत्र है। और क्या है संकुल लवण। संकुल लवण के लिए क्या है K4 लीजिए, क्रोमियम लीजिए, NH3 का 6 लीजिए, कोई भी ले सकते हैं संकुल लवण। ये इसमें अंतर, इसमें जल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें जल होना अनिवार्य है। यही आपका अंतर था, 2 उदाहरण देना था, इसमें एक दिया इसमें एक दिया। इसमें जल आवश्यक है, इसमें जल हो या ना हो कोई से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये अंतर हो गया। एथिल ब्रोमाइड की किसी एक नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। एथिल ब्रोमाइड नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है S1 और SN2। आपने 2 नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ी हुई। किसका पूछ रहा है एथिल ब्रोमाइड, 3 हाइड्रोजन 1 ब्रोमीन, ये क्या है एथिल ब्रोमाइड। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए क्या आ जाएगा OH आ जाएगा। इसकी जब आप क्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH यहाँ पे जुड़ जाएगा और Br को हटा देगा। लेकिन ये हुआ कैसे आपसे ये पूछ रहे हैं। हम दोनों बता दे रहे हैं, लेकिन पूछा तो आपसे एक ही है, लेकिन हम दोनों आपको बता रहे हैं। क्या है S1 के लिए क्या हो जाएगा, S1 के लिए 2 चरण लगते हैं पूरा आने के लिए। स्टेप फर्स्ट में क्या हो जाएगा, स्टेप फर्स्ट में होगा यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे Br, ये पहले टूटेगा। ये कहेगा ना मुझे पहले टूटने दीजिए, बाद में OH आके हमला करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले टूटेगा, किस में टूटेगा 3 बांड इसके रह जाएंगे, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। स्टेप 2 में क्या हो जाएगा ये आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो OH है
पहले से एकदम तैयार है आक्रमण करने के लिए। ये टूटा है, इसका इंतजार कर रहा था कब टूटेगा तो मैं आक्रमण इस पर कर दूंगा। वो इस पहले से ही तैयार है आक्रमण करने के लिए। सीधा यहाँ पे कोई जगह एक जगह खाली है, जाकर राजगद्दी पे ये बैठ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा। कहेगा अब मैं राज करूँगा, ठीक है, अपना राज कायम करेगा। यहाँ पे SN2 की अभिक्रिया मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। SN2 के लिए क्या होता है, एक ही चरण लगता है। देख लीजिए, नाम से ही पता चल रहा है। SN1 में 2 चरण लगे, लेकिन SN2 में एक ही चरण लगेगा। नाम का उल्टा है, ध्यान दीजिएगा। SN2 में एक ही चरण लगेगा, SN1 में 2 चरण लगेंगे, ठीक है। स्टेप एक ही में हो जाएगा। ये क्या करेगा, भाई मैं तुम्हें टूटने का मौका नहीं दूंगा, सीधे सीधे अटैक, बातचीत थोड़ी भी नहीं। ये पीछे से आके इस पर अटैक करेगा। आगे से क्यों नहीं करता है, क्योंकि ब्रोमीन है। कहेगा भाई मुझे तोड़ो मत, झगड़ा कर लेगा इससे, इसलिए आगे से नहीं करता है, सीधे पीछे से ही करता है। पीछे से जाएगा तो यहाँ पे सबसे पहले मध्यवर्ती बनाएगा। यहाँ पे पीछे गया तो कार्बन के बॉन्ड कैसे हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे बेचारे। ऐसे थे, ये सीधे हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, मध्यवर्ती, इसको क्या कहते हैं, मध्यवर्ती। यहाँ पे देखिए कार्बन के बॉन्ड सीधे हो गए। ये क्या है, जल्दी टूट जाएगा, क्योंकि कार्बन की पाँच वैलेंसी नहीं होती है, कार्बन की 4 ही होती है। 4 बॉन्ड ही बनाता है, 5 बॉन्ड नहीं बनाता, लेकिन यहाँ पे 5 है, इसीलिए इसका मध्यवर्ती का नाम दिया गया है। ये तुरंत टूट जाएगा। टूटेगा किस में, वही बना लेगा, OH बना लेगा, और यहाँ पे Br को अलग कर देगा, ठीक है। ये था नाभिक से नई प्रतिस्थापन हुई है। अब बताइए कितने नंबर अब तक आप पा गए हैं इस सेट से, और अपने सेट को हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। किस ताप पर ग्लूकोज इतना इतना इतना। देख लीजिए, ये भी सवाल है, इसको भी हल करिएगा। फिनाल बनाने की विधि आपने हमारी जब देखी होगी केमिस्ट्री की जो रिएक्शन थे हमारे, आपने अगर देखा होगा फिनाल बनाने की विधि अगर मैंने बताई होगी, आपने देखा होगा। क्या फिनाल बनाने का एक सबसे फेमस तरीका है क्या, डॉज प्रक्रम। उसका नाम क्या है, डॉज प्रक्रम। सबसे पहले क्या लेंगे, क्लोरोबेंजीन लेंगे, उसके साथ थोड़ा कास्टिक सोडा लेंगे, 623 केल्विन ताप लेंगे, अधिक ताप 300 एटमॉस्फेरिक ताप लेंगे, हाइड्रोजन आयन लेंगे। इसकी जब क्रिया कराएंगे तो सीधा सीधा आपका फिनाल बन के निकलेगा। क्या बनेगा, फिनाल प्लस NaCl। अगर आप NCERT में देखेंगे तो इसको 2 स्टेप में किया है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन नहीं लिया था, मैंने हाइड्रोजन लिया है, इसलिए यहाँ पे एक ही स्टेप में हो गया है। लेकिन आप देखेंगे NCERT में तो 2 स्टेप में हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लेने की वजह से एक ही स्टेप में यहाँ पे पूरा हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसको देखिएगा, ये सब परिभाषाएं हैं, तो परिभाषाएं आपको नहीं बताएंगी। टैलेंट परीक्षण पर टिप्पणी लिखिए। आप टिप्पणी लिखिएगा, मैं आपको रिएक्शन बता रहा हूँ। टिप्पणी का मतलब है कि जैसे जैसे आप रिएक्शन कर रहे हैं उसी को आप लिखिए अपने शब्दों में, ठीक है। टालन अभिकर्मक क्या है, सबसे पहले आप टालन अभिकर्मक बनाएंगे। क्या लेंगे, NH4OH लेंगे, सिल्वर नाइट्रेट लेंगे। इसकी क्रिया कराएंगे जब तो क्या बनेगा, AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस क्या बना, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट। क्या बना, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या है, टालन अभिकर्मक है। दूसरे स्टेप में क्या होगा, RCHO की क्रिया होगी, इसी से 2 मोल लेंगे टालन अभिकर्मक का, 2 मोल टालन अभिकर्मक का। यहाँ पे प्लस नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे बस प्लस दिखाया जाता है, यहाँ पे नहीं। 3 OH माइनस लेंगे और यहाँ पे इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड जो है कार्बोक्सिलेट आयन में बदलेगा, RCOO पे माइनस प्लस। यहाँ पे 2 सिल्वर बाहर हो जाएंगे, सिल्वर बाहर हो जाएगा। यहाँ पे 4 अमोनिया बाहर हो जाएगा, 2 ये और 2 ये, 4 अमोनिया बाहर हो जाएगा। बचा 3 हाइड्रोजन, यहाँ के 1 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन मिलकर 2 जल के अणु बना लेंगे। ये क्या बना, इसी का चमक आएगा, इसको क्या कहते हैं, रजत दर्पण। सिल्वर के बनने के कारण ये जो उत्पाद बनता है वो चमकीला होता है सिल्वर के कारण। यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब बताइए इसमें से आपने कितने नंबर कलेक्ट किए हैं अब तक। यहाँ पर भी देखिए एक सवाल है, ये सवाल को भी आपको करा ही दिया जा रहा है। पराशर दाब आप कर लीजिएगा, इसको पराशर दाब सूत्र लगाइएगा। पराशर दाब का क्या है, PV बराबर NRT। क्या है, PV बराबर NRT या P बराबर CRT। तो ये किस पे लगेगा, विलयन का पराशर दाब अधिक होगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे निकालना होगा वान ठप गुणांक। इसमें भी वान ठप गुणांक ये वाला सूत्र लगाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। पराशर दाब क्या होगा स्पष्ट करिए। रेडॉक्स अभिक्रिया परिभाषा है, आपको ये नहीं बताई जाएगी। शून्य कोटि परिभाषा है, ये भी नहीं बताया जाएगा। लेकिन आपको शून्य कोटि का उदाहरण जो पूछा है वो आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि शून्य कोटि का उदाहरण जल्दी मिलता नहीं है, इसीलिए आपको बता दिया जा रहा है उदाहरण। 2 H2 लेंगे, 2 Cl2 लेंगे, सूर्य का प्रकाश Hν कहते हैं इसको, सूर्य का प्रकाश में लेंगे 2 HCl हो जाएगा। इसका क्या है, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है।
शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा कमेंट करिएगा, आपको बता दिया जाएगा। कहिए तो अभी बता दिया जा रहा है। ऐसी अभिक्रिया जिसके वेग समीकरण में अभिकारक की सांद्रता के घातों का योग सदैव शून्य होता है, उसे क्या कहते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ये क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। निम्नलिखित अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित धातु आयन के जलीय विलयन का रंग बताइए। इसमें आपको बताना है कि कौन रंगीन है और कौन रंगहीन है। मैंने आपको इससे पहले भी बहुविकल्पी में आपको बताया था, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो, कैसे रंगहीन और रंगीन निकाला जाता है। रंगहीन निकालने के लिए क्या मैं बस एक ही बताऊंगा, आप बाकी दो को कर लीजिएगा, ठीक है। मैं Zn को बता दे रहा हूँ। Zn का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 30 होता है। जब इसको आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, आगे ले जाएंगे, इस पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और 3D पे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ पे 2 होता है, 0 नहीं होता है, यहाँ पे 2 होता है, ठीक है। कितना पूछ रहा है? Zn2+ हमसे पूछ रहा है, Zn2+, ठीक है। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। सबसे पहले ही 2 इलेक्ट्रॉन इसमें दिख रहे हैं, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाएगा। क्या बचेगा? 3D10। इसमें क्या डी कक्षक के अंतिम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। कितना? 1 2 3 4, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, इधर से फिर से दोहरा दिया जाएगा। 10 के 10 इलेक्ट्रॉन भर गए, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। इसका मतलब है कि ये क्या है? रंगहीन है। मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुविकल्पी जब कराया था, D0 और D10 पे क्या होता है? ये रंगहीन होते हैं। बाकी कुछ भी आ जाए तो वो रंगहीन आयन होते हैं। इन दोनों को भी निकाल लीजिएगा। क्या है? कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है, तो आप निकालिए, ये आपको होमवर्क दिया जा रहा है। इसका भी निकाल लीजिएगा प्लस और 1+ पे, ठीक है। ये क्या है? नॉर्नर समीकरण। इस पे सवाल बहुत हमेशा पूछे जाने वाला ये एक ही सवाल है, ठीक है ना। नॉर्नर समीकरण कभी छोड़ता ही नहीं है, हमेशा पूछता है, हर साल पूछते हैं। ये क्या है? यहाँ पे बच्चे यहीं पे गलत करते हैं, सबसे ज़्यादा गलती होने वाली यही है। देख कर तो जाएंगे नॉर्नर समीकरण, खूब मन से देखेंगे, कहेंगे आ जाएगा तो फाड़ देंगे, पेपर ऊपर आग लगा देंगे पेपर में ही, लेकिन उनका भी आग लग जाएगा घर आके देखेंगे तो। क्वेश्चन मिलाइएगा, अगर इस सेट में अगर आपने भी गलती की होगी तो आप जाकर घर रोइए, मम्मी को चप्पल दीजिए, आपकी मम्मी बजाएंगी चप्पल से, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या है? रिएक्शन को पहले देखिए। कॉपर है, कॉपर 2+ है, 2+ है, 1 मोल। यहाँ पे ये क्या है? डबल डंडे को क्या कहते हैं? लवण सेतु। इसको क्या कहते हैं? लवण सेतु। यहाँ पे क्या हो जाएगा? Ag+ और यहाँ पे 1 मोल और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Ag, ठीक है। आपने नॉर्नर समीकरण के बहुत सवाल किए होंगे, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि सबसे पहले इस रिएक्शन को पहले देखिए, रिएक्शन कैसे है। यहाँ पे क्या है? 2+, यहाँ पे क्या है? 1+। रिएक्शन बैलेंस है? नहीं बैलेंस है। सबसे पहले इसको बैलेंस किया जाए। यहाँ पे बैलेंस कैसे होगा? जब यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 2+, यहाँ पे 2+, ठीक है। वैसे ये सवाल जो है आप सही किए होंगे, लेकिन समीकरण नहीं बनाए होंगे। अगर कुछ यहाँ पे अगर 1 मोल की जगह कुछ और रहता तो आपका आंसर गलत आता है, लेकिन अगर यहाँ पे आप बनाए नहीं होंगे तभी भी आंसर वही आएगा, अगर बनाए होंगे तभी भी आंसर वही आएगा। अगर यहाँ पे 1 मोल की जगह कुछ और रहता, चाहे यहाँ पे कुछ और रहता, तो आपका आंसर गलत आ जाता। सबसे पहले आपको यही देखना चाहिए था, रेडॉक्स अभिक्रिया हमारी बैलेंस है कि नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए इसको पहले खोल दीजिए ना। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको खोलिए। क्या हो जाएगा? कॉपर Ag पे प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉपर पे 2+ और यहाँ पे Ag। ये देखिए रिएक्शन हो गया सीधा सीधा। यहाँ पे देखिए बैलेंस है क्या? यहाँ पे 2 बैलेंस करिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, अब सीधा सीधा बैलेंस हो गया। यहाँ पे खोल दिया गया है। यहाँ पे कैसा था? नियतांक में दिया था, संकेत में दिया था, यहाँ पे सीधे सीधे रिएक्शन में खोल दिया गया है। और यहाँ पे देखिए क्या दिया है? E0। ये क्या है? जो कम वाला बोल्ट होता है वो क्या होता है? एनोड होता है, और जो ज़्यादा वाला होता है वो कैथोड होता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले पढ़े होंगे E0 सेल, E0 सेल नहीं, हाँ E0 सेल, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, एनोड होता है, ठीक है। यहाँ पे आपने ये सूत्र पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप 4 नंबर समझिए कि छोड़ के ही आएंगे, और उससे ज़्यादा क्या कहा जाए आपको, ठीक है। यहाँ पे कैथोड देखेंगे क्या है? सबसे ज़्यादा बोल्ट ये वाला है। अगर आपको ये बोल्ट नहीं समझ में आ रहा है कौन ज़्यादा है कौन नहीं ज़्यादा है, तो आप सीधे सीधे यहाँ से भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो होता है ये हमेशा इस साइड वाला कैथोड होता है और इस साइड वाला हमेशा एनोड होता है नियतांक में। लेकिन अगर आप रिएक्शन में आएंगे तो ये बदल जाता है, इस साइड वाला एनोड हो जाता है और इस साइड वाला कैथोड नहीं, इस साइड वाला एनोड होता है, इस साइड वाला कैथोड होता है। रिएक्शन में यहाँ पे बदल जाता है, यहाँ पे कैथोड, यहाँ पे एनोड, यहाँ पे एनोड, यहाँ पे कैथोड, यहाँ पे दोनों पे अलग होता है। तो आप यहीं से देख लीजिए, यहाँ पे कैथोड क्या है? Ag वाला है। क्या है? Ag वाला कैथोड है, तो ये ज़्यादा बोल्ट है। इसमें से घटाएंगे, कितना दिया है?
0.80 और यहाँ पे कैथोड एनोड को घटाएंगे 0.34, घटाएंगे कितना आ जाएगा 4.6 आ जाएगा। निर्णायक समीकरण पे रखेंगे सीधा सीधा। निर्णायक समीकरण हमारे क्या है, ई सेल बराबर ई नोट सेल, क्या है ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपन एन लॉग एनोड की सांद्रता, क्या है एनोड की सांद्रता बटा कैथोड की सांद्रता, क्या है कैथोड की सांद्रता। एनसीईआरटी से कंपेयर मत करिएगा। एनसीईआरटी में अगर कैथोड ऊपर लिखा होगा एनोड नीचे लिखा होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, लेकिन हमने यहाँ पे माइनस लिखा है इसलिए इसको उल्टा किया गया है। बहुत जगह पे यहाँ पे प्लस बताते हैं और यहाँ पे उल्टा करते हैं, वो भी सही है। यहाँ पे माइनस लिखा है मैंने इसको ऊपर नीचे किया है, ये भी सही है। दोनों समीकरण सही है, किसी पे भी लगाएंगे मान वही आएगा। ठीक है, यहाँ पे सीधा सीधा मान रखेंगे। ई नोट सेल का मान आया है 0.46 वोल्ट, क्या है 0.46 माइनस 0.0591, वैसे ही रहेगा। एन का मान यहाँ से रिएक्शन से पता करेंगे, 2 प्लस कितना बदला, यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे कॉपर 1 प्लस से 2 प्लस में बदला, यहाँ पे सिल्वर 2 प्लस से 0 में बदला। कितने का अंतर हुआ 2 का, वही हमारा क्या आ जाएगा एन का मान आ जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, लॉग एनोड की सांद्रता मैंने आपसे बताया था, यहाँ पे कैथोड होता है यहाँ पे एनोड होता है। एनोड क्या है 1, कितना है 1, और यहाँ पे कैथोड क्या है 1 है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हमेशा जो ये आगे वाली संख्या होती है इसमें क्या है 1 है, तो 1 को पावर में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है 2 है, तो 1 के पावर में 2 हमेशा चला जाएगा, क्या हो जाएगा 1 के पावर 2। वही मैंने आपसे कहा था, अगर यहाँ पे ध्यान ना दिया होता, अगर यहाँ पे कोई मान अगर इधर उधर कर देता तो आप इसको ना लगाते तो आपका सवाल गलत हो जाता, एकदम साफ गलत माना जाता है। यहाँ पे तो मान वही आएगा क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मान जो हो जाएगा 0.46 माइनस 0.0591 बटा 2। यहाँ पे लोग 1 का मान क्या हो जाएगा, लोग 1 का मान होता है 0, कितना होता है 0, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये जो पूरा वाला है ये जो हिस्सा है वो 0 हो जाएगा। सीधा सीधा आंसर आएगा 4.6 वोल्ट। मात्रक क्या होता है, ई सेल है, सेल का मात्रक वोल्ट 4.6 वोल्ट। आप देखिए अगर आपका यही सेट होगा तो आप मिला लीजिए आपने कितना किया है, आपको पता चल जाएगा। अगली हमारा सवाल क्या है, अभिक्रिया की आणविकता को उदाहरण से ही समझिए। आणविकता क्या होता है, अभिक्रिया की आणविकता होती क्या है। आणविकता अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या को आणविकता कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, ए प्लस बी क्या बना रहे हैं, मिलकर उत्पाद बना रहे हैं। कोई भी रिएक्शन लिख लीजिएगा, हमने बस यही बताया है। ए प्लस बी आणविकता कितनी होगी, अभिकारक कितने हैं 2 हैं, तो आणविकता कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। बताइए इतना छोटा सा सवाल 4 नंबर में था, क्या मतलब है इतना छोटा छोटा पूछने का। यहाँ पर भी शून्य कोटि के अभिक्रिया 3 नंबर में छोटा छोटा एक सवाल पूछ रहा है, 3 नंबर 4 नंबर पे, इसीलिए ये पेपर थोड़ा आसान है पेपर सेट। अगर आपको कोई पेपर सेट कठिन होगा तो कमेंट में हमें पेपर सेट का जो कोड है हमें भेजिएगा। ठीक है, फेलिंग अभिकर्मा किस प्रकार के यौगिक की पहचान कर रहे हैं। ठीक है, तो फेलिंग अभिकर्मा का अगर आपने देखा होगा हमारे रिएक्शन वाली वीडियो नेमिंग रिएक्शन, तो हमने आपको बताया था फेलिंग अभिकर्मा किसके लिए, एल्डिहाइड की पहचान के लिए फेलिंग अभिकर्मा का उपयोग किया जाता है। क्या होता है रिएक्शन देख लीजिए, यहाँ पे 5 OH माइनस होगा, यहाँ पे जब आप क्रिया कराएंगे तो एल्डिहाइड की पहचान के लिए होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलेट आयन में बदल जाएगा, और यहाँ पे 5 1 6 हाइड्रोजन 3 जल के अणु बनाएंगे, और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन बचेगा, तो कॉपर 2 प्लस ऑक्सीजन। ये क्या है, ये लाल भूरे रंग का मिलता है, लाल भूरे रंग का, लाल या भूरा रंग दोनों में से कोई एक ही रंग मिलेगा। फेलिंग अभिकर्मा क्या पूछा, फेलिंग अभिकर्मा किस यौगिक की पहचान के लिए प्रयुक्त होता है, तो एल्डिहाइड के लिए। ठीक है, रासायनिक समीकरण हमने रासायनिक समीकरण भी बता दिया है। अगला सवाल क्या है, 5 हो गए, कुल मिलाजुला के साथी होते हैं, तो 5 आपको 6 बता दिए गए हैं। 6वां पे देखते हैं, आईपीएससी नाम है, आईपीएससी नाम तो आप कर ही लेंगे, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कैसे प्राप्त करेंगे, इसको भी आप, आईपीएससी नाम हर एक बच्चे ने किया होगा, लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए ये थोड़ा कठिन पड़ता है, इसी ने इसको सभी ने छोड़ दिया होगा। ठीक है, आईपीएससी नाम कर लीजिएगा, इसको भी कर लीजिएगा, देखिएगा किताब से मिलाइएगा। यहाँ पे क्या निम्नलिखित कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करने की रासायनिक समीकरण लिखिए। इससे टालविन से कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, मैं आपको 1 2 बता दे रहा हूँ, उसमें से आप बाकी अपने आप कर लीजिएगा। क्या है टालविन, क्या है टालविन है, टालविन क्या है CH3, बेंजीन पे CH3 रहता है, उसे क्या कहते हैं टालविन।
टॉल्यूइन को बदलने के लिए कार्बोक्सिलिक अम्ल में सीधा सीधा प्रबल ऑक्सीकरण करिए। प्रबल ऑक्सीकरण करने के लिए KMnO4 और उसके साथ KOH लेंगे तो ये सीधे सीधे एकदम बदलेगा किसमें, पोटेशियम लवण में। किसमें, यहाँ पे क्या आ जाएगा। और इसका जब आप करेंगे किसका, H2O जल अपघटन, क्या आ जाएगा, सीधा सीधा आएगा, क्या करेंगे यहाँ पे बना दे रहे हैं, सीधा सीधा आएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, सीधा सीधा कार्बोक्सिलिक अम्ल आएगा। ये था आपका रिएक्शन कार्बोक्सिलिक अम्ल का। बाकी आप देख लीजिएगा, यहाँ पे सब बताया जाएगा तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा। आप सेट देखने के लिए आए हैं इसलिए आपको पूरा बताया ही नहीं जा रहा है। बस सेट देखिए कैसा कैसा सवाल पूछा है। यहाँ पे आप क्रिया विधि से बचिए। हमेशा क्रिया विधि जहाँ पे आपको लग जाए उससे तो हमेशा दूर ही हटना है। अगर आपको आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं आ रहा है क्रिया विधि से हमेशा दूर रहें, क्योंकि मैकेनिज्म बहुत हार्ड पड़ता है। कैसे बनाया जाएगा वो पूरी रिएक्शन, बस रिएक्शन ही थोड़ा ना होता है, उसको पूरा बताया जाता है कि ये कैसे कैसे हो रहा है। मैकेनिज्म से हमेशा दूर रहें। यहाँ पे 7वां क्वेश्चन क्या है, एसिटल्डिहाइड बनाने की विधि। एसिटल्डिहाइड बनाने की विधि आपने देखा होगा, चाहे नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, ये आपको बताया नहीं जाएगा, यहाँ पे वीडियो बहुत लंबी जाएगी। एल्डोल संघनन, हमारी जो रिएक्शन वाली वीडियो थी नेमिंग रिएक्शन, उसमें एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन सब बताया गया था। अगर आपने देखा होता तो आज आपका पेपर अच्छा जाता। अगर आपने नहीं देखा है तो आपका पेपर खराब जाएगा, तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको नेमिंग रिएक्शन बताए गए थे। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल का स्टीरीकरण अपक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल का स्टीरीकरण अपक्रिया अगर आपको पता होगा, हमने बताया था सोडा लाइम के साथ। ठीक है, तो आपने वही देखा होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में सोडा लाइम आता है NaOH और उसके साथ कैल्शियम ऑक्साइड। सोडा लाइम वाला जो रिएक्शन है उसमें मैंने आपको बताया था, नेमिंग रिएक्शन में भी ये बताया था। कार्बोक्सिलिक अम्ल हेल और लार्ड जलांस्की अपक्रिया, ये भी बताया गया था आपको नेमिंग रिएक्शन में। आपने नहीं देखा है तो जाके देखिएगा, अपना मिलाइएगा कितना सही था आपका। क्या है, इसका 7वां का क था, इन दोनों में से कोई एक ही करना था। 7वां का ख क्या है हमारे पास, एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। एनिलीन कैसे बनाएंगे आप, उसका रासायनिक समीकरण लिखिए और एनिलीन की क्रिया इन सबसे कराइए। ठीक है, इसका भी रिएक्शन आपको लेकिन हमारे चैनल पे नहीं बताया गया है, कहीं और जाके मिलाइएगा यहाँ पे। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन उसको देखिएगा। यहाँ पे क्या है, युग्मन अपक्रिया। हमारे नेमिंग रिएक्शन में आपको युग्मन अपक्रिया बताया गया था। अमोनिया का अपघटन नहीं बताया गया था, लेकिन गैब्रियल थैलेमाइड बताया गया था। अमोनिया का अपघटन जो है वो एक ही नंबर का था, लेकिन युग्मन अपक्रिया 2 नंबर का, और गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण वो भी 2 नंबर का। 4 नंबर आपसे आपको यहाँ से मिलते हैं। यहाँ पे आपने अगर हमारी नेमिंग रिएक्शन देखी होती, क्रॉस एल्डोल और एल्डोल संघनन वाला जो था वो भी 2-2 नंबर के थे। 4-4 8 नंबर हमारे वीडियो से ही आपको मिल गई होती, नेमिंग रिएक्शन की वीडियो से। नेमिंग रिएक्शन बहुत थे, लेकिन आपको देखा होगा तो देखिए वही सेट है। अगर नहीं देखा है हमारी वीडियो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका जैसा पेपर गया ठीक ही गया होगा, हमारी उम्मीद है। अगर ना ठीक गया हो, तैयार रहिएगा जब रिजल्ट आएगा तो पापा से पीटने के लिए। अपने सेट को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम भी आपका सेट देखें आसान था या कठिन था। तो मिलते हैं अगले पेपर के दिन, इंग्लिश वाला जो पेपर होगा तो हम अपना सेट लेकर आएंगे। आप भी अपने सेट को कमेंट पे करिएगा। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं 12 तारीख की रात को।